हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग को रमन प्रभाव के बारे में जानना है, रमन इफेक्ट के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि ये रमन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से और भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, हेडिंग हमने लिखा हुआ है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। ये थोड़ा सा बात आती है सबसे पहले कि भाई ये जो रमन प्रभाव है, ठीक है, यह किसके बारे में है, किसके संदर्भ में है भाई। तो रमन प्रभाव जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन और रेले का नियम और प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटनाएं होती हैं, उदाहरण, ठीक है, जैसे आकाश नीला दिखाई देना, ठीक है, सूर्य का ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, दोपहर में सफ़ेद दिखाई देना, बादल का सफ़ेद दिखाई देना, अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, और उसी का कारण है, ठीक है, ये जो जल है, समुद्र का जल, वो नीला दिखाई देना। ये क्या नाम है, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण ही है। ये सब चीजें मैंने आपको उसमें बताने का प्रयास किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, और देखने के बाद, ठीक है, आपको शायद वो समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप जान जाते हैं तो ये भी चीजें जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप समझ गए कि रमन प्रभाव किसके बारे में है भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में ही है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में किसके बारे में है, वो सब चीजें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि रेले का, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और उसमें रेले जी का, ठीक है, लॉर्ड रेले जी का ये नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि ये कोई भी माध्यम ले लेता हूं, कोई भी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस, कोई भी माध्यम ले लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने कोई पारदर्शी माध्यम ही हमको लेना है, ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने द्रव ले लिया है, द्रव ले लिया, चलिए द्रव या गैस या ठोस कोई भी ले लीजिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो हमने ये कोई द्रव ले लिया है, द्रव, पारदर्शी द्रव माध्यम हमने ले लिया है, और ये जो द्रव माध्यम है, गैस भी ले सकता हूं और ये ठोस भी ले सकता हूं। ठीक है, तो यह अपने कणों से मिलकर के बना होगा। यह है क्या उसके भाई, ये कण, समझ में आया। और ये जो कण है, यह कण बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। इन कण का जो आकार है वह क्या है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, बहुत ज्यादा, देखते हैं कितना सूक्ष्म है। अब इस माध्यम में मैं कोई प्रकाश आपतित करूंगा, ऐसे कोई प्रकाश का मतलब कोई भी, ठीक है, ये मैं प्रकीर्णन बता रहा हूं। ठीक है, तो जैसे आप ये क्या नाम है कि श्वेत प्रकाश भी आपतित कर सकते हैं, कोई भी आपतित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यह श्वेत प्रकाश या एक वर्णी प्रकाश कोई भी आपतित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई प्रकाश मैंने आपतित कर दिया। ठीक, तो ये प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश, ये बल्कि इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। ठीक है, ये आपतित प्रकाश है। ठीक, अब ये जो आपतित प्रकाश जब इस माध्यम से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, तो इस माध्यम के कण क्या करेंगे, इस प्रकाश को अवशोषित करेंगे। क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। और अवशोषित करने के बाद इनका ये एक गुण होता है कि यह अवशोषित करेंगे यह माध्यम के कण, और इसको चारों तरफ उस प्रकाश को क्या कर देंगे, फैला देंगे, विकिरित कर देंगे। ठीक है, तो इस माध्यम के कणों द्वारा इस आपतित प्रकाश को अवशोषित करके पुनः, ठीक है, अपने चारों तरफ विकिरित करने की घटना, फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यह प्रकाश श्वेत प्रकाश हो सकता है, कोई भी प्रकाश हो सकता है, या एक वर्णी प्रकाश, मतलब एक कलर का केवल प्रकाश हो सकता है। ठीक है, तो ये आप प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ठीक, रेले जी क्या बताए, ठीक है, रेले जी बताए कि ये जो प्रकाश आ रहा है,
ठीक है, यह प्रकाश इस प्रकाश, जैसे कि अगर मान लेता हूं कि यह नीला प्रकाश है, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश में मैं इसको नीला प्रकाश ले लेता हूं, समझ में आया, नीला ले लूंगा, ठीक है, उसके बाद चलिए पीला ले लूंगा, लाल ले लूंगा, हरा ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, ये जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश ये के जो ये अलग अलग रंग होते हैं, इनका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है कि नहीं। ठीक, नीले का तरंग दैर्ध्य अलग होगा, पीले का अलग होगा, लाल का अलग होगा। चलिए नीले के लिए लैम्डा ब्लू, पीले के लिए लैम्डा, ठीक है, वाई, और लाल के लिए लैम्डा आर लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे मैं सबसे पहले नीला ले रहा हूं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नीला प्रकाश है, अगर वह किसी माध्यम से गुजारा गया तो उस माध्यम के कण उस नीले प्रकाश को अवशोषित किए और चारों ओर फैलाए। ठीक है, तो ये जो फैल रहा है ये प्रकाश, इसको कहते हैं हम लोग प्रकीर्णित प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, ये प्रकीर्णित प्रकाश है ये। ठीक है, ये तो आपतित और ये क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, तो ये जो प्रकाश प्रकीर्णित है, उन्होंने कहा कि ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश, ठीक है, मतलब ये जो आ रहा है प्रकाश, ये जो आ रहा है, ठीक है, उसके प्रकीर्णन की तीव्रता, मतलब यह कितना प्रकीर्णित होगा, यह जो है आ रहा है कितना इस कण के द्वारा प्रकीर्णित होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, जो आ रहा है प्रकाश, उसके प्रकीर्णन की तीव्रता आई, उसके प्रकीर्णित की तीव्रता कैपिटल आई, उस प्रकाश जो आपतित प्रकाश है उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यह नीला प्रकाश में ले रहा हूं तो यहां पर लैम्डा ब्लू रख लूंगा। ठीक है, अगर ये पीला में प्रकाश ले रहा हूं तो लैम्डा वाई रख लूंगा, लाल ले रहा हूं तो लैम्डा ये आर रख लूंगा। समझ में आ गया। तो ये है, मतलब ये है कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ठीक, उसके बाद से उन्होंने हमको ये बताया, ठीक है, कौन? लॉर्ड रैले जी। ठीक है, कि अगर ये जो प्रकाश है, ठीक है, ये जो प्रकाश आ रहा है, उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि ये मैं नीला प्रकाश लिया हूं, ठीक है, नीला प्रकाश। अब भाई नीला प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो एक ही होगा। ठीक है, एक रंग का प्रकाश क्या होता है? उसका तरंग दैर्ध्य एक ही होगा। ठीक, और उसकी आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू, समझ रहे हैं? न्यू। ठीक है, न्यू। तो उसका तरंग दैर्ध्य और ये आवृत्ति। ठीक, उन्होंने कहा कि चलिए इसका मैं अगर आवृत्ति की बात करूं, जो ये जिस निश्चित आवृत्ति का प्रकाश ये आपतित हो रहा है, इस माध्यम से गुजारा जा रहा है, तो ये जो कण है, ठीक है, यह कण, ठीक है, इस प्रकाश को चारों ओर क्या कर रहा है? प्रकीर्णित कर रहा है। तो रैले जी कहे कि भाई जितने आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है, उतने ही आवृत्ति का ये प्रकीर्णित प्रकाश भी होता है। क्या उन्होंने कहा? प्रकीर्णित प्रकाश भी होता है, मतलब इसकी आवृत्ति जितनी उतना ही ये प्रकीर्णित प्रकाश की भी आवृत्ति, ठीक है, उसका भी ये वही आवृत्ति, ये लैम्डा, ये म्यू बी। समझ में आ गया? बस लॉर्ड रैले जी ये बताए। नहीं समझ में आया? ठीक है, मतलब ये है कि अगर यह लाल प्रकाश है तो ये कण प्रकीर्णित करेगा जिस प्रकाश को, वो प्रकाश की आवृत्ति भी कौन सा रंग होगा? लाल ही होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसकी आवृत्ति जितनी प्रकीर्णित प्रकाश की भी आवृत्ति उतनी ही। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही मेन मुद्दा है। ठीक है, कि भाई अगर लाल प्रकाश तो ये प्रकीर्णित प्रकाश भी लाल, नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित प्रकाश भी नीला, ठीक है, ये पीला प्रकाश तो प्रकीर्णित प्रकाश भी पीला। समझ में आया? मतलब ये है कि जिस तरंग दैर्ध्य का आपतित हो रहा है उसी तरंग दैर्ध्य का ये प्रकीर्णित प्रकाश भी होगा, जिस आवृत्ति का आपतित हो रहा है उसी आवृत्ति का ये प्रकीर्णित प्रकाश होगा। ये कौन बताए? ठीक है, लॉर्ड रैले जी बताए, और अधिक शायद वो नहीं सोच पाए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ठीक है, ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकीर्णित प्रकाश, इस पर उन्होंने हमारे ही देश के एक साइंटिस्ट, द जीनियस साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, हमारे ही देश के
ठीक है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने इस पर बहुत चर्चा की है, ठीक है, इस पर बहुत चर्चा की है और उन्होंने, ठीक है, हम लोगों को कुछ रिसर्च करके दिया, ठीक है, जिसको हम लोग रमन प्रभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। जैसे कि यहां पर हम एक कोई द्रव, ठोस या द्रव ले लेते हैं, ठीक है, ये ठोस या द्रव, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक। कोई ये ठोस भी या द्रव कुछ भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ रहे हैं ये चीज है। देखिए बात है ये कि 3D में बना दिया, क्या 2D बना दूं? चलिए 2D बना दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, दिख रहा है, कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, ठीक है। चलिए, नहीं चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, देखिए तो रमन जी ने हम लोगों को क्या बताया, ठीक, तो जैसे ये कोई मुख्य रूप से देखिए गैस में तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो द्रव हैं और ठोस हैं उसी में ये दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग रमन प्रभाव देखेंगे ठोस में और द्रव में ही। तो मैंने क्या किया कि एक द्रव ले लिया, अच्छा उन्होंने, ठीक है, बेंजीन लिए थे, कौन लिए थे सबसे पहले, इस चंद्रशेखर जी ने, मतलब कि ये रमन जी ने ये क्या लिए थे, उन्होंने सबसे पहले ये बेंजीन लिए थे, द्रव लिए थे, समझ में आ गया। चलिए वो भी बात वाली बात है। तो जैसे ये एक मैंने द्रव ले लिया, ठीक है, द्रव, ठीक है, उन्होंने ही लिए थे, द्रव ले लिए, पारदर्शी द्रव, और उसमें उस द्रव के ये सब क्या है भाई, ये कण है, कण कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, अणु है, समझ लीजिए ये द्रव के अणु हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इस पर, ठीक है, इस पर, अच्छा ये द्रव क्या लिए थे वो, ठीक है, बेंजीन लिए थे, ठीक। अब ये द्रव, ये द्रव के ये जो अणु हैं, अणु कह लीजिए, कण कह लीजिए, ठीक है, चलिए अणु ही कह लेते हैं, ठीक है, ये अणु है। जब इस द्रव पर, द्रव में से एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश का क्या मतलब है, ठीक है, कि कोई एक विशेष आवृत्ति का, विशेष तरंग दैर्ध्य का, विशेष रंग का, ठीक है, तरंग आपतित किए। एक वर्णी मतलब एक वर्णी, ठीक है, ठीक है, एक वर्णी, ठीक है, ये प्रकाश, ठीक है, मतलब मोनोक्रोमेटिक प्रकाश, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट उन्होंने क्या किया, ये आपतित किया, जिसका एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित क्या होता है, ये तरंग दैर्ध्य, मतलब एक ही रंग का, उसमें कई रंग इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक रंग का, और वो जो है ये आवृत्ति, जो ये प्रकाश आपतित किया गया उसकी आवृत्ति न्यू, और उसका तरंग दैर्ध्य कितना ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, उन्होंने लिया, जैसा भी होगा, जो भी, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई भी, ठीक, ये आवृत्ति ये किसी एक विशेष रंग का है, तो उन्होंने देखा कि जब ये प्रकाश को हमने आपतित किया है इस द्रव में, ठीक है, और द्रव में से जब वो गुजर रहा है ऐसे, तो भाई उसके अणु हैं, ठीक है, वो उसके प्रकाश, उस प्रकाश को अवशोषित करके प्रकीर्णित किए होंगे, ठीक है, तो प्रकाश क्या हो गया, प्रकीर्णित हो गया। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और ये जो अणु है या कण है, जिस पर जब प्रकाश को वो आपतित कर रहे हैं, प्रकीर्णित कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं। उन्होंने क्या देखा कि ये आपतित हो गया, और ये जो है ये कण जब प्रकीर्णित कर रहा है, यही नहीं बहुत सारे कण, अलग अलग कण, ठीक है, ठीक है, एक कण जो है, ठीक, मतलब ऐसे उन्होंने देखा, केवल एक ही कण नहीं, एक ही कण लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत कण हैं, ये क्या है यहाँ पर, ये भाई कणों से तो मिल करके बना होगा, अणुओं से मिल करके बना होगा, एक विशेष अणु के लिए सही नहीं है, ठीक। तो जब इसमें से प्रकाश गुजारा गया, ठीक है, तो इस प्रकाश का इस माध्यम के अणुओं द्वारा क्या हुआ, उसका प्रकीर्णन हुआ, और प्रकीर्णन हुआ तो क्या मिला, ठीक है, मिला ये, ठीक है, कि ये, ठीक है, ये कुछ प्रकाश, देखिए कुछ प्रकाश ये ऐसे आया, ठीक है, कोई प्रकाश ऐसे आया, मतलब ये क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश है,
ये क्या है भाई, ये प्रकीर्णित प्रकाश है। ठीक है, ये तो उन्होंने देखा कि जिस आवृत्ति का प्रकाश हम इसमें गुजार रहे थे, जो आपतित प्रकाश है, ठीक है, आपतित प्रकाश, जिस आवृत्ति का, उस आवृत्ति के प्रकाश, ये प्रकीर्णित प्रकाश भी उस आवृत्ति का एक मिला। ठीक है, एक प्रकाश की रेखा, एक प्रकाश की रेखा। ठीक है, वैसे तो देखिए जब ये माध्यम है, कोई प्रकाश आया, ठीक है, तो इसका प्रकीर्णन हुआ, तो क्या हुआ, एक रेखा ये मिली, एक रेखा ये मिली। ठीक है, ये प्रकीर्णन हो रहा, फैल रहा है ना, ये फैल रहा है, ये प्रकाश क्या हो रहा है, चारों ओर फैल रहा है। तो ये फैल रहा मतलब ये प्रकीर्णित प्रकाश है, और ये प्रकाश की एक, इस प्रकाश की एक रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। ठीक है, तो जब ये एक वर्णी प्रकाश को आपतित किए तो एक ये रेखा मिली, प्रकीर्णित प्रकाश, कई रेखाएं मिलेंगी, जिसमें से एक ऐसी रेखा मिली, ठीक है, कि इसकी आवृत्ति ये आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर थी। तरंगदैर्घ्य उसका आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ही बराबर था। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि अब जो भी ये प्रकाश मिलेंगे, प्रकीर्णित प्रकाश, उनकी भी आवृत्ति, ठीक है, इसी के बराबर, मतलब आपतित के बराबर थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसे प्रकाश की रेखाएं हैं, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की रेखाएं, ठीक है, जिसकी आवृत्ति इससे कम है। ठीक है, जैसे ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, समझ में आया, इसकी आवृत्ति क्या है, ये इससे कम है, इससे क्या है भाई, कम है। समझ में आ गया। ठीक, कितनी है, न्यू मतलब कि इस, ये जो आपतित है, आपतित आवृत्ति इससे कुछ कम। ठीक है, मतलब कि इससे कुछ कम। समझ में आ गया, कितनी, न्यू माइनस न्यू वन कम है। समझ में आ गया। ठीक, और उन्होंने ये भी देखा कि भाई ये, और क्या उन्होंने देखा कि और भी कुछ रेखाएं मिल रही हैं जिनकी आवृत्ति इससे क्या है भाई, मतलब आपतित से क्या है, अधिक भी है। मतलब कि न्यू मतलब आपतित की आवृत्ति प्लस न्यू वन। ठीक है, कुछ न्यू वन अधिक। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है। मतलब इन्होंने देखा कि जब उन्होंने बेंजीन में एकवर्णी प्रकाश आपतित किए तो उस एकवर्णी प्रकाश का जब प्रकीर्णन हुआ तो उस प्रकीर्णित प्रकाश की जो रेखाएं हैं उसमें एक रेखा तो वो मिली जो आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर उसकी आवृत्ति थी, और कुछ ऐसी रेखाएं मिली जिसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम, और कुछ ऐसी रेखाएं मिली जिनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश के आवृत्ति से अधिक। ये जो रेखाएं हैं इन्हें प्रकीर्णित रेखाएं कहते हैं, ये सब प्रकीर्णित। समझ में आ गया। ठीक है, तो अच्छा, और ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि केवल एक ही मिला, इससे भी कुछ कम की मिली। ठीक है, कम की, न्यू माइनस न्यू वन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, इससे भी कुछ अधिक की मिली, क्या मिली, ठीक है, न्यू प्लस न्यू, सॉरी न्यू वन नहीं, न्यू माइनस न्यू वन है ना, न्यू माइनस न्यू टू, यहां पर न्यू प्लस न्यू टू। ठीक है, और भी मिली। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो प्रकाश है प्रकीर्णित, वह प्रकीर्णित प्रकाश, वह प्रकीर्णित रेखा बल्कि कहिए, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की रेखा जिसकी आवृत्ति क्या है, आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, इस रेखा को क्या कहते हैं, रेले रेखा। और यही रेले जी बताए थे कि आपतित प्रकाश के बराबर ही प्रकीर्णित प्रकाश होता है। तो ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं रेले रेखा। क्या बोलते हैं भाई, रेले रेखा। समझ में आ गया। ठीक, लेकिन अब इस रेले रेखा से कम आवृत्ति वाला जो प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकाश की जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्टोक रेखा। क्या बोलते हैं भाई, स्टोक रेखाएं। ठीक है, स्टोक रेखाएं, स्टोक रेखाएं। ये कौन नाम दिए, ये रमन जी नाम दिए, स्टोक रेखाएं। समझ में आ गया। और इस रेले रेखा से मतलब आपतित प्रकाश के ये जो आवृत्ति है, या कह लीजिए रेले रेखा से अधिक आवृत्ति का जो ये प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकाश की जो रेखा है, प्रकीर्णित प्रकाश की रेखा, रेले रेखा से अधिक आवृत्ति का जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसको उन्होंने कहा प्रति स्टोक रेखाएं हैं, प्रति स्टोक रेखाएं। समझ में आ गया, प्रति स्टोक रेखाएं, एंटी स्टोक लाइन। समझ में आ गया। ठीक, अब बात है ये कि अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे, ठीक है, अच्छा
इसका अगर हम लोग स्पेक्ट्रम खींचते हैं, स्पेक्ट्रम एकदम समझिए, स्पेक्ट्रम, ठीक। तो जब यदि स्पेक्ट्रम खींचेंगे तो एकदम आसान तरीके से देखिए, धीरे धीरे समझिए, ये देखने में जितना छोटा लगता है कि बस रमन प्रभाव, उतना छोटा है नहीं, ठीक है। जब ये रमन जी हम लोगों को ये ख्याति, ये उपलब्धि दिए रिसर्च करके, जब ये रमन जी हम लोग को रिसर्च करके उपलब्धि दिए, तब हमारे देश का नाम रिसर्च में आया बहुत अच्छे तरीके से। एक हमारे देश को अलग पहचान मिली। वैसे तो हमारा देश जो है, ठीक है, वो पीछे नहीं था, लेकिन रिसर्च में कुछ पीछे था। क्या भाई पीछे नहीं था हमारा देश? वैसे भी सच में पीछे नहीं था। जैसे कि अगर बात किया जाए तो भाई शून्य की खोज हमारे देश में ही हुई है कि नहीं? दशमलव की जो खोज है, दशमलव प्रणाली की खोज हमारे देश में हुई, ठीक है। ये रिसर्च नहीं है, लेकिन खोज तो हुई ना। अगर कहा जाए कि भाई ये, और ये भी आप जानते होंगे, जो पृथ्वी अपने धुरी पर नाचती है, इसका भी ये सबसे पहले ज्ञान, मतलब इसका मतलब सबसे पहले बताया गया हमारे देश में ही। तो हमारा देश पीछे नहीं था, रिसर्च में कुछ उतना नाम नहीं था, लेकिन जब रमन जी आए और ये अपना प्रभाव दिए तो भाई एक अलग एक पहचान बन गई, ठीक है। ये रिसर्च के मैटर्स पे भी हमारा देश और भी ज़्यादा आगे हो गया, ठीक। तो ये बताने का मतलब ये था कि रमन प्रभाव देखने से जितना छोटा लगता है नहीं, रमन प्रभाव के बाद विज्ञान में एक अलग सा एक क्या कहते हैं उसको, ये मतलब शीर्ष मिलना शुरू हो गया अलग से। क्या कहते हैं, अरे मतलब ये है कि जब ये रमन जी अपना ये प्रभाव अपना दिए, तो विज्ञान में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जिनका, ठीक है, प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, ठीक है, जिन पर प्रयोग करना, जिसके बारे में जानना कठिन था, बहुत ज्यादा कठिन, वो बहुत ज्यादा आसान हो गया पूरे एकदम, ठीक है, ये वर्ल्ड में एकदम। और इनका ये प्रभाव देने के बाद बहुत ज्यादा हमको चीजें आसान हो गई, प्रयोग करना, प्रेक्षण करना। हम आगे चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप समझ गए, क्या समझे कि ये मतलब आप समझ गए कि ये भाई ये रैले रेखा, स्टोक रेखाएं, और ये क्या नाम है, ये प्रति स्टोक रेखाएं क्या होती हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो रेखाएं प्रकीर्णित प्रकाश की रेखाएं हैं, इनका अगर हम स्पेक्ट्रम खींचते हैं, ठीक, तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये मैं बीच में खींच रहा हूं, ये कौन सी रेखा है, ठीक है। ये जो बीच में खींच रहा हूं, ये रेखा कौन है भाई? ये रैले रेखा है। यह क्या है? रैले रेखा, जिसकी आवृत्ति न्यू है। न्यू कितनी? आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर। ये रैले रेखा है, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं रैले रेखा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम क्यों नहीं कह रहा हूं? नहीं ना कहूंगा, ये प्रकाश की रेखा है, ये बस एक रेखा, एक आवृत्ति का, एक तरंग दैर्ध्य का एक रेखा है, समझ में? ये रेखा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम अभी देखिए मैं किसको कहूंगा। अब इससे अगर जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसको मैं इधर दिखाऊंगा, अधिक इधर जाना ही होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष में जानते ही हैं, और जिसका कम होगा उसको मैं इधर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे कम आवृत्ति का जो प्रकाश है, ठीक है, कौन प्रकाश, ठीक है, मिला, ये प्रकीर्णित प्रकाश का मैं खींच रहा हूं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये रैले रेखा मिल गया, इससे कम आवृत्ति का ये मिला, ठीक है। देखिए ये एक रेखा, बल्कि उसको मैं ज्यादा चौड़ा नहीं, ये एक रेखा मैंने बस खींच लिया। ये क्या है भाई? इसकी आवृत्ति कितनी है? न्यू माइनस न्यू 1, ठीक है। और भी मिल सकता है, और भी मिला, ठीक है। ये क्या है? न्यू माइनस न्यू 2, समझ में आ गया? और भी, ठीक है, न्यू माइनस न्यू 3, न्यू 3, ऐसे ही ये क्या होता गया भाई? ये मिलता गया, ठीक है। ये सब ऐसे ही क्या हो गया? उधर मिलता गया। और इधर ये रैले रेखा से अधिक इधर, ठीक है, क्या हो गया? अधिक आवृत्ति का मिला, ठीक है। क्या हो गया? न्यू प्लस न्यू 1, इससे अधिक आवृत्ति का, ठीक है, न्यू प्लस न्यू 2, इससे अधिक आवृत्ति का, ठीक है, न्यू प्लस न्यू 3, ठीक है। उसी प्रकार और भी बहुत रेखाएं मिली, ठीक है। अब देखिए ये रेखाएं हैं, ये जो मिली, तो ये रैले रेखा से कम आवृत्ति की ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, स्टोक रेखाएं। क्या कहते हैं? स्टोक रेखाएं हैं ये, ठीक है, स्टोक रेखाएं, स्टोक लाइंस, ठीक है।
अब देखिए, अब इधर क्या है, ये जो रेले रेखा से अधिक आवृत्ति की जो रेखाएं हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति स्टोक रेखाएं, प्रति स्टोक रेखाएं, ठीक है, रेखाएं मतलब कि एंटी स्टोक रेखाएं, ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइंस, ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको चारों ओर से घेर दूं, चलिए अगर इसको मैं घेर दूं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे, चलिए ये स्पेक्ट्रम को मैं घेर दूं बढ़िया से, ठीक है, ऐसे, ये समझ रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, घेर देंगे तो स्पष्ट दिखेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम एकदम पूरा, जिसमें रेले भी रेखाओं, कौन ये सब स्पेक्ट्रम के बारे में ये सब बताए थे, रमन जी बताए थे। तो ये जो भी स्पेक्ट्रम दिख रहा है, रेले स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब देखिए, ये एक एक प्रकाश की रेखाएं हैं, अलग अलग ये रेखाएं, अलग अलग आवृत्ति की रेखाएं हैं। देखिए, अलग अलग आवृत्ति का मतलब ये होता है, ठीक है, कि हमने नीला प्रकाश आपतित किया था, तो ये जो है, ये रेले वाला, ये एक प्रकीर्णित प्रकाश, ये नीला तो मिला, लेकिन नीले से कम आवृत्ति का ये मिला। नीला से कम आवृत्ति किसका होता है भाई, नीला से कम आवृत्ति किसका होता है, ठीक है, तो वो होता है हरे का, है नहीं, हरा हो जाएगा, नहीं, ठीक है, होता है कि नहीं, नहीं, हाँ, नीले से कम आवृत्ति किसका होता है भाई, हरे का। हरे से कम आवृत्ति किसका होता है, वही जिसका तरंग दैर्ध्य, थोड़ा सा अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो v बराबर कितना होता है, न्यू लैम्डा होता है, न्यू आवृत्ति और ये तरंग दैर्ध्य, ये वेग है। तो ये प्रकाश है ना, तो प्रकाश के लिए यहां पर c लिख दिया, प्रकाश के वेग का c, और न्यू और ये लैम्डा लिख लिया। c अचर होता है, न्यू को अगर इधर भेजूंगा, ठीक है, या चलिए न्यू बराबर कितना हो जाएगा, या न्यू बराबर यदि मैं लिखना चाहूं लैम्डा को उधर भेज दूं तो c अपान ये लैम्डा हो जाएगा। नहीं, आप देखिए कि न्यू बराबर c अपान लैम्डा, ये तो नियत है, अचर है, इसका मतलब ये है कि लैम्डा और न्यू के बीच में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। ये जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका न्यू कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा और न्यू क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो न्यू का मतलब आवृत्ति, ये लाल का लैम्डा अधिक होता है ना, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। और बैगनी का क्या लैम्डा कम होता है ना, तो उसकी न्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये मतलब ये है कि भाई ये हमने ये नीला प्रकाश आपतित किया था, लेकिन प्रकीर्णन में नीला भी मिला और उससे अधिक आवृत्ति का थोड़ा सा हरा हरा टाइप का होता हुआ, समझ में आया, ये समझ में आया, मिला, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक। तो देखिए, ये जैसे कि अगर मैं इन स्पेक्ट्रम्स को लिखना चाहूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम को अगर मैं लिख दूँ, देखिए, तो ये बैगनी, ठीक है, जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या होता है, लाल होता है, समझ में आ गया। इसकी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ये बताइए कि ये क्या होता है, आवृत्ति किसका कम अधिक होगा, आवृत्ति कम अधिक का क्या मतलब कि मैं नीला प्रकाश लिया हूं, ठीक है, नीला प्रकाश जो है इसका जो आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य की मैं पहले बात कर रहा हूं, तरंग दैर्ध्य का, ठीक है, तो नीले का तरंग दैर्ध्य इससे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, ठीक है, ये हरा का, ठीक है, हरा का अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ये ब्लू। तो कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, नीले से अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, हरा का। तो नीले से कम आवृत्ति किसका होगा, हरा का। नहीं समझ रहे हैं, हरा का, समझ में आया, ठीक। नीले का तरंग दैर्ध्य और जामुनी के तरंग दैर्ध्य में किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जामुनी का तरंग दैर्ध्य कम होगा, तो आवृत्ति किसका अधिक होगा, जामुनी का अधिक होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहां पर देखिए, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक आवृत्ति कम, ठीक। तो
ठीक है, मतलब ये है कि हमने कौन सा प्रकाश आपतित किया, नीला, लेकिन नीला प्रकीर्णित प्रकाश में नीला तो मिला ही, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश हमको मिला, थोड़ा थोड़ा कम आवृत्ति का, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा कम आवृत्ति का, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, नीले से थोड़ा सा कम आवृत्ति का, थोड़ा हरा की ओर, मतलब थोड़ा सा अलग प्रकाश, थोड़ा अलग रंग का, थोड़ा अलग रंग का, थोड़ा अलग रंग का, ठीक है, ठीक है। इधर भी ये थोड़ा सा अधिक आवृत्ति का क्या मतलब कि भाई ये नीले के थोड़ा सा जामुनी की ओर अलग अलग ये मिला रंग, ठीक है। तो देखिए नीले से थोड़ा सा अलग एक प्रकाश, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हरे की ओर, थोड़ा सा हरे की ओर एक प्रकाश, ये सब प्रकाश, ये सब हरे, ये जामुनी की ओर प्रकाश, तो अलग अलग प्रकाश मिला कि नहीं। रैले जी ये बताए थे कि जो प्रकाश आपतित करेंगे वही प्रकीर्णित प्रकाश, वो उसी रंग का मिलेगा, उसी आवृत्ति का, उसी तरंगदैर्घ्य का मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन और भी मिलेगा, इससे कम आवृत्ति का भी थोड़ा सा मिलेगा और थोड़ा अधिक आवृत्ति का भी थोड़ा सा मिलेगा। तो ये जो भी मिल रहे हैं ये थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के रंग मिल रहे हैं, केवल आपतित प्रकाश के रंग का नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के भी क्या हो रहे हैं, रंग के प्रकाश, मतलब ये लाइन मिल रही हैं, ठीक है। और ये जो भी लाइनें हैं, ठीक है, इनको एक रूप में, चूंकि अलग अलग रंग के हैं ना, इनको एक समूह के रूप में स्पेक्ट्रम कहेंगे। और कौन स्पेक्ट्रम कहेंगे, इस पूरे के पूरे को कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे भाई, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, रमन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा प्रभाव है, ठीक है, कि एक वर्णी प्रकाश आपतित किया गया और किसी द्रव या ठोस के अणुओं द्वारा, ठोसों के द्वारा जो ये प्रकीर्णित प्रकाश हुआ, उससे कम आवृत्ति का, अधिक आवृत्ति का, उसी के आवृत्ति का प्रकाश मिला, तो ये जो प्रभाव हमको दिख रहा है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं रमन प्रभाव। क्या कहते हैं भाई, रमन प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में आया, ठीक है, ठीक। अब आप ये तो समझ गए हैं कि यदि हम कोई एक वर्णी प्रकाश अगर किसी जैसे द्रव या क्या नाम है, ठोस वाले माध्यम, द्रव या ठोस वाले माध्यम से गुजारेंगे, तो वह जो माध्यम है उसका कण, ठीक है, क्या करेगा, ठीक है, उसका प्रकीर्णन करेगा इस प्रकाश का। तो जब प्रकीर्णन करेगा तो क्या होगा, इस आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर प्रकीर्णित प्रकाश देगा, मतलब उत्पन्न करेगा, और ये उससे कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करेगा, मतलब प्रकीर्णित करेगा, और उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश को क्या करेगा, प्रकीर्णित करेगा। मतलब कि प्रकीर्णित प्रकाश जो है ये आपतित प्रकाश के आवृत्ति से कम आवृत्ति का भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, अधिक आवृत्ति का मिलेगा। अब इसमें बात होती है, दो प्रकार की बातें आती हैं, थोड़ा सा हमारे मन में एक क्वेश्चन सेटअप होता है कि ये भाई ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है जिसकी आवृत्ति क्या है, कम मिल रही है, अधिक मिल रही है, किसके, ये आपतित प्रकाश के आवृत्ति से, ठीक है। तो यह किस पर डिपेंड करता है, किसके कारण, ठीक है, ये जो है ये प्रकीर्णित प्रकाश है इसकी आवृत्ति कम अधिक हो रही है, कि कम भी मिल रही है, अधिक भी मिल रही है, बराबर भी मिल रही है, ये किसके कारण हो रहा है, ठीक है, ये हमको बात समझना है, ठीक। तो क्या ये जो आपतित प्रकाश है उसके आवृत्ति पर, मतलब उस प्रकाश के आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य या किस पे, मतलब इस आपतित वाले प्रकाश पर निर्भर कर रहा है कि भाई और किसी चीज पर निर्भर कर रहा है, या इस माध्यम के कण पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, तो ये अभी क्वेश्चन है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो माध्यम का यहाँ पर जो कण है एक ही कण प्रकीर्णित कर रहा है। रैले की ये वाला, मतलब कि ये जो रैले लाइन है, रैले रेखा इसको भी दे रहा है एक ही माध्यम का कण, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि माध्यम का एक ही कण रैले रेखा भी दे रहा है, एक ही कण ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग कण जो हैं, ठीक है, अलग अलग ये प्रकाश को क्या कर रहे हैं, अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि वो स्टोक रेखा भी दे रहे हैं अलग अलग कण, और ये प्रतिस्टोक रेखा भी दे रहे हैं अलग अलग कण, समझ में आया। ये सब चीजें अभी आपको, मतलब ये मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन समझना ये है कि ये रेखाएं जो मिल रही हैं ये किसके कारण मिल रही हैं, समझ में आया ये बात, ठीक। एक और भी बात अभी आपको समझना है, ठीक है, कि किस घटना के कारण प्रकीर्णन होता है,
ठीक है, किस घटना के कारण। देखिए आपको दो क्वेश्चन पूर्ण एकदम क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है। पहला ये कि ये जो रेखा मिल रही है अलग अलग आवृत्ति का, ठीक है, मिल रही है ना, ये प्रकीर्णित ये जो प्रकाश मिल रहा है यह किसके कारण मिल रहा है, ठीक है, किसके कारण, मतलब वो ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सॉरी कारण बल्कि नहीं, आप ये कहिए कि भाई ये जो प्रकीर्णित प्रकाश हमको मिल रहा है, ठीक है, यह किस पर डिपेंड करता है, कम आवृत्ति अधिक आवृत्ति, कम आवृत्ति का मिलना अधिक आवृत्ति का मिलना, इस रेले रेखा से अधिक आवृत्ति का प्रकीर्णित प्रकाश मिलना या कम आवृत्ति का, यह किस पर डिपेंड करता है। पहला तो ये है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये आपको समझना है कि किस घटना के कारण प्रकीर्णन होता है, ठीक है, ये अभी। तीसरी बात ये मैं आपको खुद बता दिया, ठीक है, कि ये जो अलग अलग ये जो है, ठीक है, मतलब कि ये जो अलग अलग रेखा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही कण ये अलग अलग रेखा दे रहा है, नहीं, अलग अलग कण अलग अलग रेखा दे रहे हैं। इस तीनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो भाई ये हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। रमन प्रभाव में ये सब हमको इसकी चीज़ें की व्याख्या करनी है, मतलब रमन प्रभाव जो सर बताए, ठीक है, वह क्या होता है, ठीक है, उसके हमको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो बड़ी आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर चलिए मैं लिख दे रहा हूँ व्याख्या, ठीक है, मतलब रमन प्रभाव ये जो है, ठीक है, इसकी हमको व्याख्या करना है आसान तरीके से। पहली बात ये कि किसके सहायता से हम व्याख्या करेंगे, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम व्याख्या आसानी से कर देंगे, ठीक है। किसके भाई, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत से हम क्या कर लेंगे, इसकी व्याख्या हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है, एकदम आसान तरीके से, दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। थोड़ा सा आपको क्वांटम से रिलेटेड, क्वांटम सिद्धांत से रिलेटेड कुछ आपको प्रकाश के संदर्भ में वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। चलिए ये कोई मैं माध्यम बनाया, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ये बेंजीन द्रव है या कोई भी एक कोई द्रव है, ठीक है, और उस द्रव के ये सब क्या है भाई, ये कण है। उस द्रव का ये द्रव जो माध्यम है, उस माध्यम के ये क्या है भाई, ये कण है। समझ में आ गया। उससे पहले, ठीक है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का क्या मतलब, ठीक है, कि अगर ये सूर्य है, देखिए ये सूर्य है, तो सूर्य से ये जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है, क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि ये जो सूर्य से ये जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, और वो किसका होता है, ऊर्जा का होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है तरंग के जैसा, ठीक है, ये ऊर्जा के, ये जो है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सब ऊर्जा के छोटे छोटे क्या है, पैकेट है, बंडल है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोटान कहते हैं। और ये जो फोटान है, एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। कितनी होती है भाई, h न्यू ऊर्जा। समझ में आ गया। एक फोटान के पास ऊर्जा, ई से अगर डिनोट करूं कैपिटल ई से, तो एक फोटान के पास ऊर्जा होती है h न्यू, ठीक है, जहां पर h प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है, ये जो प्रकाश है उस प्रकाश की आवृत्ति है, आवृत्ति। समझ में आ गया। तो एक फोटान के पास कितनी ऊर्जा होती है, h न्यू, और ये जो प्रकाश है, प्रकाश की ये न्यू क्या है, आवृत्ति है। ये आपको जानना पड़ेगा। तो भाई ये जो प्रकाश इसमें हम गुजारेंगे तो देखेंगे, ये फोटान वाला आपको चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि कोई भी ये माध्यम है, तो माध्यम की ये जो कण है या अणु कह लीजिए, ठीक है, तो सामान्यतया, ठीक है, देखिए ये जो अणु है ये सामान्यतया अगर सामान्य में है, ठीक है, इसको इस माध्यम के अणु को कोई भी बाहर से ऊर्जा नहीं मिली है, कोई भी ऊर्जा, जैसे इन सबों को हम ऊर्जा दे सकते हैं, बाहर से ऊष्मा दे सकते हैं या प्रकाश ऊर्जा दे सकते हैं, कोई भी ऊर्जा, अगर इसको हम बाहर से कोई भी इस माध्यम के कणों को, अणुओं को ऊर्जा अगर नहीं दिए हैं, तो ये जो भी अणु हैं, परमाणु हैं, ये सब निम्न ऊर्जा स्तर में रहेंगे। सब लोग क्या होंगे, निम्न ऊर्जा स्तर, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, ये रहते हैं। जितनी इसकी निम्न ऊर्जा स्तर होती है उसी में रहते हैं। समझ में आया। लेकिन अगर इन सभी को बाहर से अगर ऊर्जा मिल जाएगी तो फिर ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। थोड़ा सा उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उच्च अधिक वाले ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी जो परमाणु है, अणु है, ठीक है, अगर उसको बाहर से ऊर्जा मिली, पहले निम्न में था, ठीक है, निम्न में था, मान लीजिए ये निम्न में था, बाहर से ऊर्जा मिली तो उच्च में चला गया। लेकिन उच्च में वो नहीं ज्यादा देर रख सकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड बस रहेगा, बहुत कम टाइम के लिए 10⁻⁸ सेकेंड रहेगा और फिर उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा ही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, ठीक है, एकदम उससे आपको आवश्यकता पड़ेगी एकदम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये अणु है, ठीक है, इसको ये अभी निम्न ऊर्जा स्तर में है, निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब इसको बाहर से कुछ ऊर्जा मिल गई, जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल गई, ठीक, तो ऊर्जा थोड़ी सी, अब ये ऊर्जा मिल गई, पहले तो निम्न ऊर्जा स्तर में था, अब ये उच्च वाले ऊर्जा स्तर में चला गया है, उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड रुक करके फिर वो नीचे ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे यहाँ पर रुका, फिर 10⁻⁸ सेकेंड रुक करके नीचे ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, तो जब ये नीचे ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, जो ऊर्जा मिला था, ठीक है, वही ऊर्जा को क्या कर देगा वो, ठीक है, बाहर निकाल देगा। भाई अगर निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा मिलेगा तब जाएगा, लेकिन उच्च से निम्न में आएगा, उच्च से निम्न में तो जो अधिक ऊर्जा है, निम्न और उच्च के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, ठीक है, जितना अधिक है उतना ऊर्जा को क्या कर देगा, वो बाहर निकालेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अब जिस ऊर्जा स्तर में वो जाए, नीचे वाले जिस ऊर्जा स्तर में जाए, उसके हिसाब से वो ऊर्जा को निकालेगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें समझिए, समझ गए तो फिर आगे एकदम आप आसानी से चीजों को समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने क्या किया कि भाई ये कोई माध्यम ले लिया, ठीक, ये कोई माध्यम, देखिए चीजें आप समझ जाएंगे, आप चिंता ना करिए। ठीक, इसको मैं मिटा दिया, ठीक, और चलिए इसको थोड़ा सा नीचे में बना दे रहा हूँ, समझने आने में आसानी रहेगी मुझे। देखिए एकदम अभी समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, समझना तो पड़ेगा ही। अगर फिजिक्स को आपको समझना है एकदम, तो भाई फिजिक्स को बेसिक से समझिए, और जब बेसिक से समझेंगे तो आगे के जो उससे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, उसको आप आसानी से समझ लेंगे। एक टॉपिक को बेसिक से समझिए, उससे जितने टॉपिक्स हैं उसको आप आसानी से कम टाइम में समझ लेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये उस माध्यम के कण हैं, ठीक है, मान लीजिए यही जो माध्यम में लिया हूं, उस माध्यम के ये क्या है, कण है या अणु है। अणु चलिए ले लेता हूं, ठीक है, समझाने में आसानी रहेगी। ठीक, ये कोई पारदर्शी द्रव है, पारदर्शी द्रव, और उसके ये अणु हैं। यहां पर सूर्य है, देखिए ये सूर्य नहीं, कोई भी जैसे प्रकाश स्रोत है, सूर्य नहीं, प्रकाश स्रोत है। ठीक, और इससे एक वर्णी प्रकाश निकल रहा है। एक वर्णी प्रकाश का मतलब कि ये, समझ में आया, ये प्रकाश निकल रहा है। ठीक, प्रकाश निकला, एक वर्णी प्रकाश, ठीक, जिसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू है, और तरंगदैर्घ्य कितना है, लैम्डा है। अब देखिए, जब यह प्रकाश इस पर आया, इस पर पड़ा, इस प्रकाश में ये इसके अंदर क्या है, किस रूप में प्रकाश आ रहा है, फोटान के रूप में आ रहा है। और एक फोटान के पास जो ऊर्जा है E बराबर वो कितनी है भाई, h न्यू है, न्यू, क्योंकि इसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू है, तो इसकी ऊर्जा कितनी है, इसके पास, एक फोटान के पास h न्यू। ठीक, तो h न्यू ऊर्जा है। अब देखिए, जब यह प्रकाश आता है तो उसके साथ ये फोटान आते हैं। ठीक, ये फोटान, अब ये फोटान इस अणु से क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं भाई, टकराते हैं। अब आपको एकदम समझना है, ये फोटान आया और इस माध्यम के अणु से क्या हुआ, वो टकराया। यहां पर टक्कर होता है, संघट होता है, उसे क्या कहेंगे आप अच्छे से एकदम फिजिक्स के रूप में, संघट। समझ में आया, संघट हुआ। तो अब देखिए, जब यहां पर संघट हुआ तो संघट में ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, संवेग क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक, संवेग का भी मतलब आदान प्रदान होगा, ये आप समझ रहे हैं। ठीक, देखिए
तो जब ये प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश में ये जो फोटान है, कण के रूप में जो फोटान है, ठीक है, तो ये फोटान इस अणु से क्या किया भाई, टकराया। टकराएगा मतलब संघट होगा। तो संघट दो प्रकार का हो सकता है, ठीक, दो प्रकार का। एक तो प्रत्यास्थ संघट, ठीक है, क्या भाई, प्रत्यास्थ संघट, प्रत्यास्थ इलास्टिक, और एक अप्रत्यास्थ संघट होता है, अप्रत्यास्थ संघट होता है। समझ में आ गया? तो या तो प्रत्यास्थ संघट होगा इस फोटान, ये जो फोटान है, देखिए ये फोटान और ये क्या है, ये अणु, इस माध्यम का अणु, इन दोनों के बीच संघट में, ठीक है, संघट में या तो प्रत्यास्थ संघट हो सकता है या अप्रत्यास्थ संघट हो सकता है। मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं कि प्रत्यास्थ संघट यदि इस अणु के साथ इस फोटान का अगर प्रत्यास्थ संघट होगा तो मैं पहले ही डिटेल में बता दूं कि तब जो हमको प्रकीर्णित प्रकाश मिलेगा रैले वाला मिलेगा, ठीक। और यदि इस फोटान और ये वाला अणु या कोई दूसरा अणु फिर आ जाएगा, ठीक है, अगर उसके बीच अप्रत्यास्थ संघट हुआ, ठीक है, तब जो है या तो हमको ये प्रति स्टोक, ये स्टोक्स लाइन मिलेगा, स्टोक रेखा, नहीं तो प्रति स्टोक मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। और ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये जो फोटान है और ये अणु, इन दोनों के बीच प्रत्यास्थ संघट हुआ। प्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए संघट में दो चीजें आप याद रखिए, एक तो संवेग और एक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए के लिख दे रहा हूं, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो वह संघट, वह दो पिंडों के बीच हुआ वह संघट जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, उसे प्रत्यास्थ संघट कहते हैं, संरक्षित, ठीक है। समझ में आया? मतलब दोनों का टकराने से पहले दोनों का संवेग जोड़ लीजिए और टक्कर के बाद दोनों का संवेग जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहा जाता है कि नहीं, संवेग बराबर है, ठीक है। टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, टक्कर के पहले दोनों का गतिज ऊर्जा जोड़ लीजिए, टक्कर के बाद दोनों का गतिज ऊर्जा जोड़ लीजिए, ठीक है, पहले और बाद में, फिर दोनों गतिज ऊर्जा देखेंगे तो दोनों बराबर होगा, इसका मतलब संरक्षित है, ठीक। तो वह संघट जिसमें संवेग P रेखीय संवेग और ये गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो प्रत्यास्थ संघट होता है। और ये अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है, ठीक है, जिसमें संवेग, संवेग तो सब में संरक्षित रहता है, ठीक है, संवेग और ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वह संघट जिसमें संवेग तो संरक्षित हो परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अप्रत्यास्थ संघट, ठीक है। तो अप्रत्यास्थ संघट, ये तो संघट हुआ, देखिए, तो पहले हम प्रत्यास्थ संघट मान लेते हैं, ठीक। तो जब ये फोटान जिसके पास ऊर्जा h है और ये क्या नाम है, ये अणु, ठीक है, इस अणु के बीच प्रत्यास्थ संघट हुआ, ठीक है, प्रत्यास्थ संघट। और ये जो अणु है, ये अणु, ठीक है, ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में हो सकता है या किसी में भी, कोई दिक्कत नहीं, वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में हो या उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है, पहले से ही कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रत्यास्थ संघट हुआ तो क्या होगा, इसको तब जब प्रत्यास्थ संघट होगा तो ऊर्जा बढ़े उड़ेगी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। तो जब प्रत्यास्थ संघट इन दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा, तो इसकी ऊर्जा बढ़े उड़ेगी नहीं, जो ऊर्जा आई वही उसी ऊर्जा को ये अवशोषित किया और उतनी ही ऊर्जा को क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। जब इन दोनों के बीच, अच्छा जो फोटान होता है, इधर समझिए, जैसे ये अणु है ना, ठीक है, और ये फोटान आ रहा है, ठीक है, ये फोटान ऐसे आया और ये फोटान इसको मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि ये फोटान ये एक गेंद होता है, नहीं, फोटान जब इस पर पड़ता है ना, ये फोटान, तो ये तुरंत ही ये उस फोटान की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है, ठीक है। फोटान कोई कण नहीं है कि भाई टकरा गया, टकराने के बाद उधर चला गया उधर चला गया, नहीं, जिस पर पड़ता है उसको वह फोटान उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वो ऊर्जा का पैकेट है, वो केवल ऊर्जा है, ठीक है। तो जब ये फोटान फोटान और कण के बीच क्या होता है, टक्कर होता है, संघट होता है, तो ये अणु उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। प्रत्यास्थ संघट हो रहा है तो ये अणु उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा बढ़नी घटनी नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी ऊर्जा को अवशोषित किया था उसी ऊर्जा को क्या कर देता है, वो प्रकीर्णित कर देता है, क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जिस ऊर्जा के प्रकाश को वो अवशोषित किया था उसी ऊर्जा के प्रकाश को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जब ऊर्जा, जो ऊर्जा आई h न्यू ऊर्जा वाली,
ठीक है, ये E बराबर ये वाली, समझिए, ठीक है। इसकी ऊर्जा कितनी है, h न्यू, ठीक है, h न्यू ऊर्जा वाली I प्रकाश, ठीक है, और जितना आएगा उतना ही वो कण क्या करेगा, बाहर प्रकीर्णित करेगा। जितनी ऊर्जा का प्रकाश आया उतना ही ऊर्जा का वो प्रकाश क्या करेगा, प्रकीर्णित करेगा। तो कितनी ऊर्जा का करेगा भाई, h न्यू ही ऊर्जा का ना प्रकाश प्रकीर्णित करेगा, E बराबर h न्यू। तो इसकी भी आवृत्ति कितनी रही, न्यू ही रही। नहीं समझ में आया, ठीक। ऊर्जा बढ़नी ही नहीं है तो जिस आवृत्ति का प्रकाश पाया उसी आवृत्ति ऊर्जा का प्रकाश क्या करेगा, वो प्रकीर्णित करेगा, फैलाएगा। तो कर दिया। नहीं समझ में आया। तो मतलब ये है कि जब प्रत्यास्थ संघट होगा तो यह जो अणु है यह किसको क्या करेगा, किसको प्रकीर्णित करेगा, ठीक है, आपतित प्रकाश के आवृत्ति के बराबर ही वो क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित मतलब प्रकीर्णित करेगा। तो उस स्थिति में ये जो रेखा मिलेगी, ठीक है, ये कौन रेखा है, ठीक है, वही है रेले रेखा। लेकिन ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि भाई, ठीक है, अब देखिए ये बात आती है कि अब ये स्टोक रेखा कब मिलेगी, एकदम आसान, ठीक है, क्या भाई, एकदम आसान। देख लेते हैं कब स्टोक रेखा मिलेगी। अब देखिए ये क्या हुआ कि पहले से ये जो कण है यह कण अपने निम्न ऊर्जा स्तर में है, निम्न ऊर्जा स्तर, नीचे वाले ऊर्जा स्तर में, ठीक। अब देखिए अप्रत्यास्थ संघट, ये वाला कण नहीं, अब दूसरा वाला कण कोई होगा, ठीक ना। दूसरा वाला कण समझ लीजिए, अब दूसरा, पहले वाले कण के द्वारा तो मिल गया और ये इस फोटान के बीच अप्रत्यास्थ संघट हुआ। अप्रत्यास्थ संघट का मतलब कि संवेग तो संरक्षित होगा लेकिन गतिज ऊर्जा घट बढ़ सकता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। देखिए तो वो जाएगी, ठीक है, ऊर्जा घटती है बढ़ती नहीं, गतिज ऊर्जा, समझिए। तो देखिए ये इन दोनों के बीच अप्रत्यास्थ संघट हुआ, तो जब अप्रत्यास्थ संघट हुआ तो क्या हुआ, ऊर्जा घटे बढ़ेगी, आपको समझ से देखते हैं, ठीक है, ये घटे बढ़ेगी, ठीक। तो ये पहले ये जो अणु है ऊर्जा स्तर में है, ठीक। अब देखिए इधर समझिए, अब निम्न ऊर्जा स्तर में है, बाहर से उसको ऊर्जा मिल गई, कितनी, वही फोटान वाली ऊर्जा, जब इस पर पड़ा तो ये उसको अवशोषित कर लिया। अब ये निम्न ऊर्जा स्तर में से क्या, जब ऊर्जा मिल गई कहां पर चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। समझ में आया। देखिए एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो कण, ये जो अणु है यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, समझ में आ गया, इसको ऊर्जा स्तर में चला गया। और जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, ऊर्जा को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। फिर यहां से ये 10⁻⁸ सेकेंड रुक करके यह एकदम नीचे वाले में नहीं आ रहा है, नीचे वाले ऊर्जा स्तर से कुछ ऊर्जा है ना, उसमें वो क्या कर रहा है, आ रहा है। नहीं समझ में आया, क्या कर रहा है, उससे थोड़ा, ठीक है, मिला इसको ज्यादा है, ठीक है, मिला जब ज्यादा है तो ज्यादा उच्च वाले में गया है और सेकंड रुक करके, ठीक है, कम वाले में कूद रहा है, ठीक है। तो वो कम आवृत्ति का प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। समझ में आया, कम आवृत्ति का प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, खुद समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद एकदम निचला में नहीं आ रहा है, ठीक है, 10⁻⁶ से एकदम नीचे वाले में नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर में, तो कम ही ऊर्जा ना उत्सर्जित करेगा, मतलब कम ऊर्जा करेगा, उत्सर्जित करेगा। कितने आवृत्ति का, कितने ऊर्जा का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है। पहले उसको मिला कितना है, h न्यू मिला है, h न्यू, ठीक है, लेकिन एकदम नीचे वाले में करके मिल गया, फिर नीचे वाले में एकदम नहीं आ रहा, इतना कम आ रहा है, ठीक है। इतना जो वो ऊर्जा है, ठीक है, ये h न्यू 1 ऊर्जा है, कितनी, h न्यू 1 ऊर्जा है, तो h न्यू 1 ऊर्जा कम हो गया, ठीक है। तो कितना भाई, h को कॉमन करिए तो न्यू माइनस न्यू 1, कितना, न्यू 1 आवृत्ति का प्रकाश क्या करेगा वो, ठीक है, उत्सर्जित करेगा। तो ये जो है, ये वाला जो है न्यू माइनस न्यू 1 आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। नहीं समझ में आया, ठीक। जैसे मान लीजिए
ठीक है, कि अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए आप हैं और हम हैं, हम मान लीजिए प्रकाश हैं और आप मान लीजिए कि ये अणु हैं। ठीक है, ये एकदम समझिए, हम प्रकाश के फोटान हैं और आप अणु हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। हमने आपको 10 रुपया दिया, ठीक है, जब 10 रुपया दिया तो आप एकदम फूल के ऊपर चले गए। समझ में आया? हमने कहा कि हमारा दीजिए पैसवा, तो आप दिए नहीं। हमका कितना दिए? 6 रुपया दिए। 10 रुपया दिए हम और आप हमको कितना दिए कि भाई 6 रुपया दिए, तो 4 रुपया कम नहीं हो गया? तो 4 रुपया जो ऊर्जा है वो कम हो गया। नहीं समझ रहे हैं? तो 4 ऊर्जा जो है वो क्या हो गया? कम मिलेगा। तो जब आप निकालेंगे, समझ रहे हैं, तो कितना कम निकालेंगे भाई? हमसे जितना दिया था उससे कितना आपके पास कम रहा? नहीं समझ में आया? ठीक है, वैसे ही समझ लेना कैसे भी आपको। ठीक है, तो भाई कितना आवृत्ति का कम प्रकाश मिलेगा? न्यू माइनस न्यू 1। ठीक, तो भाई ये जो है ये मिल सकता है या उसके कारण ये मिल सकता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, और नहीं उसके बाद नहीं तो फिर थोड़ा सा और भी अपने मन से डिटेल में समझिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, अगर अप्रत्यास्थ हो और ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो एकदम समझिए, ठीक है, ऐसा हो कि यह जो अणु है, कोई तीसरा वाला अणु, ठीक है, ये जो अणु है यह निम्न ऊर्जा स्तर में नहीं, निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च है, उससे भी उच्च है ये। ठीक, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में नहीं है ये अणु, ये पहले से ही ज्यादा उसके पास ऊर्जा है। ये निम्न ऊर्जा स्तर में नहीं, उच्च ऊर्जा स्तर में ये पहले से ही अणु है। ठीक, और जब प्रकाश उस पर पड़ा, अप्रत्यास्थ संघट हुआ, तो फिर क्या हुआ? ये फोटान को अवशोषित कर लिया। तो पहले से ही ये उच्च ऊर्जा स्तर में है, फिर से मिल गया तो फिर उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। ठीक है, अब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। देखिए, पहले ये तो निम्न है, निम्न में नहीं था, पहले ही से उसके पास ज्यादा ऊर्जा था। ठीक है, कितना ज्यादा था? ठीक है, न्यू1 ज्यादा था। ठीक है, H न्यू1 ज्यादा ऊर्जा था, पहले से ही इसके पास H न्यू1 ज्यादा ऊर्जा था। ठीक, अब हमको जब प्रकाश इस पर पड़ा, फोटान पड़ा, फोटान के पास H न्यू ऊर्जा है, तो H न्यू1 था, फिर से कितना मिल गया? ये H न्यू1 मिल गया। ठीक है, तो टोटल कितना ऊर्जा हो गया? H न्यू प्लस H न्यू1 हो गया, इतना ऊर्जा मिल गया। अब यहाँ पर चला गया, यहाँ था, अब यहाँ चला गया, अब वहां से सीधे एकदम निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर में यदि आएगा तो ऊर्जा कितनी है? ठीक है, H न्यू, ठीक है, प्लस H न्यू1 ऊर्जा है, और टोटल निकाल करके एकदम निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कितनी ऊर्जा? H न्यू प्लस H न्यू1, H को कॉमन करेंगे तो न्यू प्लस न्यू1 जो है, न्यू प्लस न्यू1, H न्यू प्लस न्यू1 ऊर्जा वो बाहर निकालेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, न्यू प्लस न्यू1 आवृत्ति का प्रकाश वो उत्सर्जित करेगा। ठीक, तो भाई जब ये पहले से ही उच्च ऊर्जा स्तर में है, जब फोटान मिला तो फिर वो और उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, और उसके बाद से जब एकदम निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ज्यादा आवृत्ति का, ज्यादा ये ऊर्जा का प्रकाश उत्सर्जित करता है। उस स्थिति में हमको ये ज्यादा आवृत्ति के प्रकाश की लाइनें मिलती हैं। ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की लाइनें मिलती हैं। ठीक, समझ में आ गया? उसे हम कहते हैं प्रतिष्ठोक रेखाएं। ठीक है, तो अलग अलग जो कण है, जो अलग अलग अवस्था में है, उस पे उनके और ये फोटान के, आपतित फोटान के संघट के द्वारा, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, वही प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन, ठीक है, अब आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई प्रकीर्णन किस घटना के कारण होता है, आप कहेंगे कि आपतित प्रकाश के फोटान और माध्यम के अणुओं के संघट के द्वारा ही प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब आपसे कभी कोई पूछे एकदम डिटेल में कि रैले का जो रेखा है वो किस संघट के द्वारा मिलता है, कहेंगे प्रत्यास्थ संघट के द्वारा। ये अणु, ठीक है, और ये फोटान के बीच, ठीक है, जो प्रकीर्णक, ये जो माध्यम है ना, प्रकीर्णक, जो अणु प्रकीर्णित कर रहा है ना, उसे प्रकीर्णक कहेंगे। तो प्रकीर्णक जो है, माध्यम का जो अणु है और ये आपतित फोटान, उन दोनों के बीच प्रत्यास्थ संघट होता है, तो हमको रैले रेखा मिलती है। ठीक है, समझ में आया? और यदि अप्रत्यास्थ संघट है, होता है, तो हमको क्या मिलता है? स्टोक रेखाएं और प्रतिष्ठोक रेखाएं मिलती हैं। कोई पूछेगा कि स्टोक रेखाएं कब मिलती हैं, तो कहेंगे कि जब वह क्या होता है? ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट होता है। ठीक है, और जब कोई ये जो अणु है वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में उस निम्न से थोड़ा सा अधिक ऊर्जा स्तर में आता है, तब हमको ये मिलता है। नहीं समझ में आया? ठीक, और ये क्या है? अगर पहले से ही वो उच्च ऊर्जा स्तर में है, तब जब संघट होता है तब हमको क्या होता है? वो, ठीक,
तब हमको प्रतिष्ठोक रेखाएं मिलती हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि हमसे पूछा यह गया है कि किस पर डिपेंड करता है ये सब, ये जो रेखाएं मिल रही हैं स्टोक प्रति, ये स्टोक रेखाएं या रेले रेखा किसके मतलब कि ये किस पर डिपेंड करती हैं? तो वो डिपेंड करती हैं इस माध्यम के कणों के, इन कण के प्रकृति पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकाश आपतित करेंगे तो ये अलग अलग ये मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। ये जो आवृत्ति, ये अलग अलग आवृत्ति की ये जो रेखाएं मिल रही हैं, यह किस पर डिपेंड करती हैं? यह इस माध्यम के ये जो अणु है ना, अणु, इनके प्रकृति पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम के ये जो अणु हैं वो अलग अलग ये अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आवृत्ति, ये अलग अलग माध्यम के कण रहेंगे। तब एक बार सोना, एक बार क्या कर लीजिए, कांच रख लीजिए, एक बार पारदर्शी ये बेंजीन रख लीजिए, एक बार कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। तो अलग अलग जब आप रखेंगे तो ये जो मिल रही हैं, ये जो स्टोक और प्रति स्टोक ये जो रेखाएं हैं, ये अलग अलग आवृत्ति की मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग अलग करते रहिए और एक ही, इसको एक ही माध्यम रहने दीजिए और अलग अलग प्रकाश उत्पन्न अलग अलग ये करेंगे, मतलब अलग अलग आवृत्ति का, तो ये अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कुल मिला जुला करके, ठीक है, कि भाई कि ये जो आपतित प्रकाश है इस पर प्रकीर्णित प्रकाश की ये जो आवृत्ति है वो किस पर डिपेंड करती है? इस पर नहीं, इन माध्यम के कणों पर। इस माध्यम का कण का प्रकृति कैसा है, ठीक है, वो उसी प्रकार से, उसी हिसाब से वो क्या करेगी, ये प्रकीर्णित प्रकाश को देगी। तो ये रमन जी बहुत ढेर सारे ये माध्यमों को लेकर के ये प्रकीर्णन कराए और उन सभी के लिए ये क्या किए, ये उन्होंने माप लिया कि ये पदार्थ है तो उस पदार्थ का ये जो कण है, मतलब ये पदार्थ है तो ये इस आवृत्ति का ये प्रकीर्णित प्रकाश दे रहा है। ठीक है, ये माध्यम है तो ये प्रकीर्णित प्रकाश दे रहा है। वो बहुत ढेर सारे माध्यमों पर एनालिसिस किए और इतना करने के बाद बहुत ढेर सारे पर किए, जितने हो सकते हैं सब पर किए। इतना करने के बाद लगभग जितने पदार्थ थे सबके पदार्थ के गुणों का उन्होंने क्या कर लिया, ये पता कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए अब बात आती है कि ये सब कर लिए तो अब इसका उपयोग क्या है? क्या है भाई उपयोग का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि ये हीरा है तो हीरे का जो गुण होता है, हीरे का जो अणु होता है वह कितने आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, वो जान गए थे वो, तो भाई अब हीरे का अब कितने आवृत्ति का प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश दे रहा है, ठीक है, उससे उस हीरे के गुण का पता कर लेंगे वो। ठीक है, अगर हीरा है, ये मान लीजिए ये हीरा है, इस पर एक वर्णी प्रकाश डाला गया तो फिर ये कितने आवृत्ति का ये प्रकीर्णित प्रकाश दे रहा है। ठीक है, इससे, ठीक है, इस हीरे के जो अणु हैं, ठीक है, उनके गुणों का, उनके आंतरिक गुणों का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सभी का, ठीक है, जितने भी है, जितने पर वो किए, जितने पर ये एनालिसिस किए, ठीक है, सबके आंतरिक गुणों का पता लगाया जा सकता है। तो रमन प्रभाव से हमको क्या मिला? वही मिला कि जो भी रासायनिक यौगिक हैं उन सभी यौगिकों के आंतरिक संरचना के बारे में हम आराम से पता लगा सकते हैं रमन प्रभाव के द्वारा। सबसे बड़ी उपलब्धि। ठीक है, बहुत ऐसे चीज थे भाई, इन्हीं सबों का आसानी से पता लगाना ज्यादा कठिन था। ठीक है, आसानी से नहीं पता लगा जा सकता था, लेकिन जब रमन जी अपना प्रभाव दे दिए तो रासायनिक ये यौगिकों के अंदर के जो गुण है, ये जो अणु है, उनके गुणों के बारे में, अंदर की संरचना के बारे में, ठीक है, वो हम आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, जैसे कि हीरा है, ठीक है, हीरा का ये गुण कैसा है, हीरा बढ़िया है कि नहीं है, एकदम आराम से पता लगा जा सकता है। कैसे? रमन प्रभाव से। ऐसा ही नहीं, कोई पैकेट है, ठीक है, ये कोई पैकेट है, ठीक है, इस पैकेट में अंदर क्या है इसका भी पता लगाया जा सकता है। उस पर प्रकाश आपतित करिए, देख रही है क्या प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, कितने आवृत्ति का, तो इस अंदर, तो जिस आवृत्ति का करेगा उस हिसाब से हम जानते हैं कि अच्छा ये वाला ये इस आवृत्ति का प्रकाश प्रकीर्णित करता है, तो हम इसके गुणों को ही पता लगा, मतलब कि अंदर क्या है ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? ये रमन प्रभाव के द्वारा।
समझ में आया? ठीक है। अब देखिए कि ये आरएनए डीएनए का विश्लेषण भी किया जा सकता है। ठीक है, आरएनए डीएनए का विश्लेषण भी किया जा सकता है एकदम आराम से। ठीक है, मतलब रसायन विज्ञान में कह सकते हैं, जीव विज्ञान में, हर जगह एकदम, चिकित्सा विज्ञान में, हर जगह एकदम क्या है, रमन प्रभाव का बहुत ज्यादा उपयोग रहा। इसीलिए ठीक है, इसीलिए ठीक है, इन रमन जी को ठीक है 1930 में, 1928 में, ठीक है 1928 में ये अपना ये सर्च दिए, अपना प्रभाव दिए, और इनका इतना उपयोग रहा, ठीक है, भारत को उपलब्धि भी मिली। ठीक है, और इसीलिए इनको 1930 में, 2 साल बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान। वैसे भी ये रमन जी पहले से एकदम जन्म से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कहा जाता है, मतलब ऐसा मैं जानता हूं कि वो 11 ही वर्ष के थे तब वो 10वीं पास कर लिए थे, और 13 वर्ष के तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो इस समय जो पढ़ाई होती थी उसको पास आउट कर लिए थे। हर जगह मेडलिस्ट एकदम रहे हैं। वाकई वो गॉड गिफ्टेड है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा लीजेंडरी पर्सन एकदम। ठीक है, तो खैर उसके बाद से ठीक है उनको 1954 के समय में उनको भारत रत्न, अपने देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 57 में लोग बोलते हैं कि ये लेनिन शांति पुरस्कार भी उनको ये राष्ट्रसंघ दिया था। बहुत कुछ चीज़ें एकदम पता हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें उनको ये सम्मान, और भी बहुत सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल ये आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो ये रमन प्रभाव है, ये रमन प्रभाव क्या होता है, कितना यूजफुल है। ठीक है, और क्या है ये। ठीक है, तो आप चीजें समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, और भी कोई चीज़ है इसमें, एक छोटी सी बात आती है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है ये रमन शिफ्ट किसे कहते हैं। ठीक है, रमन शिफ्ट एकदम ठीक है, रमन शिफ्ट का मतलब कि ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, यह प्रकीर्णित प्रकाश, ठीक है, ये क्या है भाई, रैले वाला है ना। ठीक है, रैले वाले की आवृत्ति कितनी है, आपतित के बराबर। ठीक है, तो ये रैले की आवृत्ति है आपतित के बराबर, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। और ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, जैसे इसको मैं ले लूं, ये वाला, जैसे मान लीजिए कि इस पर मैंने इस माध्यम पर कराया और हमको ये प्रकाश, ये प्रकीर्णित प्रकाश ये हमको मिला। ठीक है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति और ये प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति, समझ रहे हैं। इसकी आवृत्ति कितनी है, ठीक है, कितनी है भाई, न्यू माइनस न्यू वन, कितनी है इसकी आवृत्ति, न्यू माइनस न्यू वन। ठीक है, तो न्यू थी, न्यू आपतित कराया गया है, लेकिन कम हो गया है, कितना, न्यू वन कम हो गया है। तो जो आएगा यहां पर ना, वही क्या होता है, वो क्या होता है, वो रमन शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रमन शिफ्ट कहलाता है। इस रूप में देखिए, मतलब आप कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति और ये क्या नाम है, ये प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति के अंतर को ही क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। या इसको दूसरे रूप में भी हम लोग जानते हैं, आपतित प्रकाश की ऊर्जा और प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और यह किस रूप में होता है, तरंग संख्या के रूप में होता है। इसका लैम्डा के रूप में निकालेंगे तो तरंग संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तरंग संख्या 1/, ठीक है, इसका रखिए 1/λ माइनस 1/λ 1। ठीक है, यही तरंग संख्या जो आएगा, सो 1/λ, ये डेल लैम्डा, ये तरंग संख्या। मात्रक क्या होता है, 1/, सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब पर सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, 1/मीटर, ठीक है, 1/मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी कर लीजिए, जो भी हो सो। ठीक है, तो ये रमन शिफ्ट होता है। ठीक, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये कन्फ्यूज़न है, एक बार और बता दीजिए, ऐसा वैसा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन अगला लेक्चर क्या होगा मैं आपको बता दूं। ठीक है, फिलहाल ये जो हम ये लेसन लेके चल रहे थे, क्या लेसन था, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में क्या पढ़ाया। ठीक है, तो वो प्रकाश, ये समतल दर्पण पर, ये मतलब दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, सब खत्म हो गया। फिर अपवर्तन पढ़ाया। ठीक है, तो अपवर्तन में भी ये क्रांतिक कोण, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा ये प्रकाश का जो अपवर्तन का ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये भी आपका टोटल क्या होता है, खत्म। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई
क्या नाम है, जो भी मैं लेसन शुरू किया, जैसे कि दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, सॉरी, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, टोटल टॉपिक में खत्म कर दिया एकदम। अगर आप पढ़ेंगे तो एक के बाद एक लेसन्स एकदम, एक एक लेक्चर्स आपको एकदम क्रम से मिलेंगे, उसमें कोई छूटा नहीं होगा एकदम, ठीक है, एकदम कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है। अगर मैं जिस लेसन को लेता हूं पूरा लेसन एकदम खत्म कर देता हूं, एक एक टॉपिक भी एकदम पढ़ा करके खत्म कर देता हूं। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में जो भी टॉपिक्स थे ये होते हैं आज खत्म। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ठीक है, गोलीय तल पर प्रकाश का अपवर्तन, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लेंस वेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जब पढ़ लेंगे तब किरण प्रकाशिकी खत्म होगा, तब हम लोग तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, बहुत मजा एकदम आएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।